दोस्तों, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के वेट्स टाउन में जब एक लेडी अपने यार्ड की साफ सफाई कर रही थी तो उसे वहां 1 फुट जमीन के नीचे करीब 100 साल पुरानी एक इंसानी खोपड़ी मिली, जिसे देख उसके होश उड़ गए। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग जगहों से हुई इकलौती शानदार खोज नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी और भी खोजें हो चुकी हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से अमेज़्ड रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, मिस्ट्री सेक्सॉन सार्कोफेगस। दोस्तों, 2013 में इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि एक रेनोवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अननोन चर्च के पास स्टोन का सार्कोफेगस मिला था, जो शायद सेक्सॉन किंग का था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सार्कोफेगस को खोला तो उसके अंदर उन्हें एक बहुत ही चौंका देने वाला स्केलेटन मिला, जिसने लेदर के बूट्स पहने हुए थे। जिसकी रिसर्च के बाद पता चला कि यह स्केलेटन एक आदमी का है जो लगभग 1035 से 1070 के बीच 40 साल की उम्र में बोन डिजीज की वजह से मर गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर मैरी पॉवेल ने बीबीसी न्यूज को बताया कि यह स्केलेटन किसका है इसका तो पता नहीं लग पाया, लेकिन यह एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज में से एक है। वैसे दोस्तों, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को लाइमस्टोन सार्कोफेगस के साथ साथ रोमन ब्रॉन्ज ईगल्स विंग भी मिले हैं, जो 1st सेंचुरी एडी के हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है। नंबर 9, फॉरेस्ट इनसाइड अ सिंकहोल। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को सदर्न चाइना के ग्वांगजियांग ऑटोनोमस रीजन के एंशिएंट फॉरेस्ट में 630 फुट की गहराई में एक सिंकहोल मिला है। वैसे तो ये एरिया सिंकहोल्स और केव्स के लिए काफी फेमस है, लेकिन 630 फुट गहरा सिंकहोल अब तक का सबसे रेयर सिंकहोल है। और आप जानकर अचंभित हो जाएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जंगल में 131 फीट लंबे पेड़ भी मिले हैं, जो अपने आप में एक अनोखी खोज है। दोस्तों, उन्हें एक केव में 3 एंट्रेंसेस भी मिले हैं, जो रेन वाटर के कारण कोलैप्स हो गए थे। वैसे ये जगह अब तक ह्यूमन से बची हुई थी, इसलिए यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स के कई प्रकार के अनडिस्कवर्ड स्पीशीज मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिंकहोल इतना बड़ा है कि यहाँ आसानी से सनलाइट अंदर तक जा सकती है, जिसके कारण प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलती है। वैसे आपको बता दें कि 30 सिंकहोल और ढूंढे गए हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए डेजिग्नेटेड हैं। नंबर 8, एंशिएंट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2017 में टर्किश अथॉरिटीज को जब कंट्री के सदर्न रीजन में स्थित बासबोक में एक लूटपाट करने वाली टीम के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस टीम के बारे में सर्च किया और पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन जब तक उन्हें पकड़ा जाता, तब तक इस क्रिमिनल ग्रुप ने किसी व्यक्ति के घर के अंदर खुदाई करते वक्त एक आयरन एज कॉम्प्लेक्स खोज निकाला। और जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहां आई तो उन्हें रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल उन्हें यहाँ 12 बाय 7 फीट का एक एंट्रेंस एरिया मिला, और कुछ टेस्ट करने में बाद उन्हें पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स अभी कुछ साल पुराना नहीं, बल्कि 9th सेंचुरी बीसी के नियो असारियन पीरियड का है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ वॉल्स पर बहुत ही रेयर आर्टवर्क मिला, जो असारियन अरामेक राइटिंग में था। जब तक आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में और कुछ जान पाते, टर्की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसे अपने अंडर कर लिया, और तब से लेकर अब तक इसका एक्चुअल एंट्रेंस तक नहीं खोजा गया है, और ना ही इस बात का पता लग पाया है कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि यहाँ की वॉल्स पर बनी कुछ गॉड्स की पेंटिंग देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को किसी रिलीजियन रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा, जो अब एक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 7, लेप्रोसी इन द कैरेबियन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैरेबियन के एक आइलैंड पेटिट मुस्टेक पर 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ह्यूमन स्कल मिला था, जो 18th या 19th सेंचुरी का है। वैसे आपको शायद ही जानकारी होगी कि 100 एकड़ में फैला हुआ ये आइलैंड 19th सेंचुरी में एक लेपर कॉलोनी हुआ करता था, जो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स के ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा था। और आपको सुनकर अजीब लगेगा कि इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े हिल्स हैं, लेकिन बीच एरिया और बोटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी कई सालों तक लोग यहाँ रहा करते थे। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि इन स्कल्स से क्रेनियल डिफॉर्मिटीज नाम की डिजीज के बारे में जानकारी मिलती है, और शायद इसी डिजीज की वजह से इन लोगों को बाकी ह्यूमन से दूर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था। इस डिजीज का असर हाथों, पैरों और फेस पर आसानी से देखा जा सकता था, और आज भी ऐसी डिजीज लोगों में देखने को मिल जाती है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में इसका इलाज संभव हो गया है। हालांकि उस समय उसका इलाज संभव नहीं था, और लोगों को लगता था कि यह बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है,
इसलिए इस डिजीज से ग्रसित लोगों को बाकी लोगों से दूर पेटिट मस्टिक आइलैंड पर भेज दिया जाता था। नंबर 6, बैकयार्ड स्केलेटन। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के वेड्सटाउन में जब एक लेडी अपने यार्ड की साफ सफाई कर रही थी तो उसे वहां 1 फुट जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल उसे एक ह्यूमन स्कल मिला, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इसे इसकी बॉडी से कैसे और क्यों अलग किया गया था। और जब इस खोपड़ी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजेला क्लार्क ने द न्यूजीलैंड हेराल्ड को बताया कि इस स्कल का रेडियो कार्बन डेटिंग से एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह सिर्फ 1 सेंचुरी पुराना ही है और इसका ये हाल 20th सेंचुरी में हुए एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के रेडिएशन इफेक्ट के कारण हुआ है। खैर, अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और उसका बाकी शरीर कहां होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वेड्सटाउन में ग्रेव के बाहर लोगों को दफनाना इलीगल था और हिस्टोरियन गैबर टॉथ ने बताया अगर किसी को इस तरह सिमेट्री के बाहर दफनाना होता था तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी और इस स्कल के केस में ऐसी कोई भी परमिशन की जानकारी नहीं मिली है। नंबर 5, पर्शियन कप इन साइबेरिया। 2016 में साइबेरिया के गाइडन पेनिनसुला में पर्माफ्रॉस्ट की मॉनिटरिंग के दौरान साइंटिस्ट की एक टीम को ईरान में मेडिवल ब्रॉन्ज कप का एक फ्रैगमेंट मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में पहली बार ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट खोजा गया था। रिसर्चर एंड्रे गुसेफ साइबेरियन टाइम्स को बात करके बता रहे थे कि यहाँ टीम को सेरामिक कप के साथ साथ ब्रॉन्ज नाइफ का हैंडल भी मिला है और टेस्ट के बाद पता चला है कि ये 10th और 11th सेंचुरी का है, जिसे 200 साल बाद साइबेरिया लाया गया और इस तरह के नाइफ उस समय साइबेरिया से 2300 मील दूर बनाए जाते थे। एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान हैं कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसे कैसे बनाया गया होगा और फिर कैसे ट्रैवल करके 2300 मील तक लाया गया होगा। साइंटिस्ट डॉक्टर आर्काडी बॉलो का कहना है कि रशिया के अपर कामा रीजन में एशियन मर्चेंट 6th और 7th सेंचुरी में आए थे। ये पर्शियन इंपोर्ट्स अपने इंडिजिनियस खैंटी और मैंसी ग्रुप के लिए बहुत हाई वैल्यूज वाले हुआ करते थे और इस तरह के कप्स और पॉट से रिलीजियस रिचुअल किया करते थे और उन्हें होली प्लेसेस पर रखकर स्पिरिट्स और गॉड्स के उपहार के रूप में दिया करते थे। वेल, इस बात से ये तो पता लगता है कि उस समय भी लोग भगवान में इतना ज्यादा भरोसा किया करते थे। नंबर 4, अ व्हेल इन वर्मोंट। दोस्तों, 1849 में लैंडलॉक स्टेट वर्मोंट में रेल रोड बनाते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिल गया जिसने सबको अचंभित कर दिया। दरअसल वर्कर्स को वहां एक बेलुगा व्हेल का स्केलेटन मिला, जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक छोटे से टाउन शार्लोट के फार्मर प्लेस पर इतनी बड़ी व्हेल कहां से और कैसे आई। दोस्तों, ये जगह शोरलाइन ओशन से लगभग 200 मील दूर स्थित है और इस व्हेल को शार्लोट व्हेल के नाम से जाना जाता है। वैसे यहाँ और भी कई प्रकार की व्हेल्स पाई गई हैं, जिनकी मौजूदगी ने यहाँ की अथॉरिटी और एक्सपर्ट्स को अचंभे में डाल दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बाइब्लिकल फ्लड के कारण यहाँ आ गई थी, मगर स्विस जियोलॉजिस्ट एंड आइस एज एक्सपर्ट लुइस अगाजिस का कहना है कि 12,500 से 10,000 साल पहले ये जगह चैंप्लियन वैली से सबमर्ज थी, जिसे चैंप्लियन सी के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरी हुई थी और इस व्हेल का साइज एक कार जितना लंबा था, यानी कि ये व्हेल 12 फीट लंबी थी। खैर, इसकी बोन्स बहुत डैमेज हो चुकी थी, जिसके कारण रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी और जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। नंबर 3, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स इन डाउनटाउन मायामी। हाल ही में मायामी के एक पार्किंग गैराज के डेमोलिशन के वक्त साइंटिस्ट को कुछ ऐसे प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मिले जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स में ह्यूमन बोन्स, फ्रैगमेंट्स और पॉटरी शार्ड शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट एड्रियन एस्पिनोसा वेल्डर का कहना है कि यहाँ एक ह्यूमन स्कल मिला है जो जमीन से मात्र 6 फीट नीचे ही दफन था और उनके अनुसार ये सभी चीजें टेक्वेस्टा नेटिव अमेरिकन ट्राइब से जुड़े हुए हैं जो पहले यहाँ रहा करते थे। सबसे अजीब बात तो यह है कि जब 1972 में इस पार्किंग गैराज को बनाया गया था तब और उसके पहले भी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जब इस बिल्डिंग को गिराया गया तो यहाँ मिली चीजों ने सबको अचंभित कर दिया। वेल, इससे ये तो पता चल गया है कि मायामी के रिवर माउथ पर कई सारे एंशिएंट टाइम्स एक्टिविटीज हुई थी जो पास्ट में मायामी के डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से उन्हें नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स और प्रिजर्वेशनिस्ट के साथ लीगल बैटल्स करनी पड़ती थी। नंबर 2, आउट ऑफ प्लेस मैंग्रोव ट्रीज।
दोस्तों साइंटिस्ट मेक्सिको से 200 किलोमीटर दूर स्थित युकाटन पेनिनसुला में ग्रो करने वाले मैंग्रोव ट्रीज को देखकर अचंभित हैं, क्योंकि ये रेड मैंग्रोव ट्री सॉल्ट वाटर में लगते हैं और ट्रॉपिकल कोस्टल हैबिटेट्स के अमेरिकन ओशन में ही पाए जाते हैं। अब एक्सपर्ट्स ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर ये मैंग्रोव ट्रीज यहाँ फ्रेश वाटर में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने बताया है कि उन्होंने इसका जवाब ढूंढ लिया है। दरअसल उन्होंने फ्रेश वाटर मैंग्रोव ट्रीज के डीएनए और कोस्टल मैंग्रोव पॉपुलेशन के डीएनए सैंपल को कंपेयर किया तो उन्हें पेड़ों के गिनोम में काफी डिफरेंस देखने को मिला और फ्रेश वाटर मैंग्रोव ट्रीज 1,25,000 साल पहले यहाँ आइसोलेटेड हो गए थे, क्योंकि उस समय सी लेवल आज के कंपैरिजन में बहुत हाई हुआ करता था। दोस्तों ये जगह पहले कोस्टल रीजन से कनेक्टेड हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये ट्रीज और यहाँ मौजूद कई सारी पानी में रहने वाली स्पीशीज सरवाइव कर पाई और फिर धीरे धीरे बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदलती गईं। नंबर 1, अ बोट इन डेजर्ट। साल 2016 में अबुसिर के एंशिएंट इजिप्शियन नेक्रोपोलिस टूम्ब में एक वेल प्रिजर्व बोट मिली थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नाव 4500 साल पुरानी है और इतने साल पुरानी होने के बावजूद भी इसके प्लैंक और रोप्स आज भी अच्छी तरह लगे हुए हैं। ये एक बोलिंग लेन जितनी 60 फीट लंबी है। वैसे इतनी लंबी और लाविश सिडार बोट को सोसाइटी के नॉन रॉयल मेंबर्स के लिए बनाया जाना एक अलग ही जिज्ञासा लगता है और इसके अलावा इतने हॉट और ड्राई डेजर्ट एनवायरनमेंट में इसका इतनी अच्छी कंडीशन में मिलना इसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देता है। शायद ही आपको मालूम हो कि अबुसिर नाम की ये जगह नाइल रिवर के पास स्थित है, जो एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए लोगों के आने जाने के साथ साथ सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स डगलस इंग्लिश के अनुसार 4th डायनेस्टी के इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए भी नाइल रिवर का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि ये स्टेट के पावर का सिंबल थी, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अबुसिर में मिलने वाले ये वेसल सेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन ये अभी तक कोई नहीं जान पाया कि इजिप्शियन इन बोट्स का क्या किया करते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।